हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर्स टॉप। सो गाइस, कल यूपी पीसीएस की नोटिफिकेशन आ चुकी है और किसी भी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आने का मतलब ये होता है कि अब आपको अपनी कमर कस के उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो अब तक जो भी पढ़ाई में लापरवाही चल रही थी उसको हम ख़त्म करेंगे, अपनी तैयारी शुरू करेंगे और टॉपर्स टॉप आपकी इस तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करेगा। पहली ही हम सीरीज़ शुरू कर रहे हैं यूपी पीसीएस की, जिसमें हम पहला जो वीडियो बनाएंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बनाएंगे। बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी से जो है आपको पता चलता है कि कौन से सब्जेक्ट में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हो और किन किन टॉपिक से आते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 2019 का जो पेपर था यूपी पीसीएस का, तो उसमें यूपी पीसीएस ने यूपीएससी का थोड़ा क्राइटेरिया फॉलो किया था, जिस वजह से ये कहा जा रहा था कि अब की बार जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का है। तो एक बार उस चीज़ को देख लेते हैं कि क्या ये चीज़ सही है, क्योंकि यूपी पीसीएस हमेशा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता था, अब उसने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे थे। बट टॉपर्स टॉप के साथ आपके सारे क्राइटेरियाज जो होंगे वो फुलफिल होंगे, चाहे वो फैक्चुअल हो या फिर वो कंसेप्चुअल हो, और आप इस एग्जाम को जरूर क्रैक करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या लेवल था। तो अगर हम हिस्ट्री का देखते हैं तो हिस्ट्री में देखिए 25 से 27 क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछले 2019 में, जिनका लेवल मॉडरेट लेवल ही था। वहीं पे अगर हम पॉलिटी को देखते हैं तो 17 से 19 क्वेश्चंस पूछे गए थे और उसका लेवल भी मॉडरेट था। जो लेवल डिफिकल्ट था वो था जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जिसमें से 25 से 27 क्वेश्चंस पूछे गए थे और ये लेवल था डिफिकल्ट। उसके अलावा अगर आप ज्योग्राफी को देख ले, इन्वायरमेंट को देख ले, इकोनॉमी को देख ले, तो इन तीनों का लेवल मॉडरेट ही था। और जो करंट अफेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो उसका लेवल तो ईजी था। तो आप देख सकते हैं कि डिफ़िकल्ट लेवल सिर्फ एक चीज़ का था, मोस्टली मॉडरेट लेवल था, और सिर्फ करंट अफेयर ऐसे थे जिनका इजी था। और अगर हम यूपी हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसका लेवल भी मॉडरेट था। यूपी ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट की बात करते हैं वो भी मॉडरेट, यूपी इकोनॉमी भी मॉडरेट था, यूपी पॉलिटी भी मॉडरेट, यूपी करंट अफेयर्स भी मॉडरेट था। तो आओ इस तरीके से जो एक ये र्यूमर फैलाया जा रहा था कि पेपर डिफ़िकल्ट था, पेपर डिफ़िकल्ट नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा चेंज आया था, और उस चेंज को अब हम अपनी लाइफ्स में लाके दोबारा अच्छी तरीके से 2020 के एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्स के अकॉर्डिंग मैं उसकी पोस्ट भी बता दूँ और कितने स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे और क्या कट ऑफ रही थी, ताकि उसके बेसिस पे जो फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहे हैं उनको पता चल सके कि उनको 2020 के लिए अपना कितना टारगेट लेके चलना है। तो मैं 2017 से शुरू करती हूँ। तो 677 पोस्ट के लिए 224 जो है 2,46,654 जो है बच्चे बैठे थे, और इनमें 128 कट ऑफ रही थी। वहीं पे यूपी पीसीएस 2018 के अंदर 831 पोस्ट थी और उसमें भी कट ऑफ 128 की ही रही थी। और यूपी पीसीएस 2019 की बात करते तो पोस्ट थी 309। हालांकि पोस्ट बहुत ज़्यादा कम हुई थी, बट स्टूडेंट्स का अच्छा खासा अमाउंट भी इस एग्ज़ाम को देने के लिए बैठा था। और अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो कही जा रही है वो 125 से 130 के बीच कही जा रही है। तो अब आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आपको जो अपना टारगेट लेके चलना है वो 140 का लेके चलना है, क्योंकि हमें कोई भी कसर इस चीज़ में नहीं छोड़नी है। 125 से 130 के बीच में हमेशा चल रहा है, बट हमें 10 नंबर ज़्यादा लेके चलने हैं, और वो तभी हो सकते हैं जब आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व करें, एक एक टॉपिक को क्लियर करके जाए। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो सूची आपको दे रखी है, एक सूची ये है और एक ये है। तो जो पहली सूची इसमें आपको राइटर्स के नाम दे रखे हैं, और जो दूसरी सूची है उसमें उनके बुक्स के नाम दे रखे हैं, और आपको ये मैच ऑफ द फॉलोइंग करने हैं, इनको सुमेलित करना है। तो एक बार आप वीडियो को, हमारा जो क्राइटेरिया होगा वो क्या रहेगा कि जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगी आप वीडियो को पॉज करेंगे, उसे आंसर करेंगे और फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी। तो मैं आपके लिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ देती हूँ। सूची 1 जो है उसमें ए ऑप्शन में दे रखा है मुल्ला दाऊद, और सूची 2 है उसके सामने उनकी बुक बोल रखी है कि चांदायन है। फिर जो बी है उसमें दामोदर कवि का नाम दिया गया है और उनके आगे उनकी बुक का नाम दिया गया है आशिका। फिर सी में सोमनाथ जी के बारे में बता रखा है और कह रखा है कि पद्मावती कथा उन्होंने लिखी थी। और डी के अंदर अमीर खुसरो का बताया गया है, और फिर कहा गया है कि राग विबोध जो है उनकी बुक थी। तो आपको ये मैच ऑफ द फॉलोइंग करने की कौन सा सही है। तो एक बार इसे पॉज कीजिए वीडियो को और अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है वो बी सही है। यहाँ पे जो मुल्ला दाऊद थे उन्होंने चांदायन ही लिखी थी, ये बिल्कुल सही है। जो बी ऑप्शन है दामोदर कवि, उन्होंने ये लिखी थी आपकी पद्मावती कथा, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। सोमनाथ जी जो थे उन्होंने लिखी थी राग विबोध, और जो अमीर खुसरो थे उन्होंने लिखी थी आशिका। तो ये वाला जो आपका बी ऑप्शन है ये सही है। तो आपको ये अटेम्प्ट हो जाएगा कि किस
तरीके से किसने लिखे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं। राइटर्स का, कवियों का नाम पूछा जाएगा और फिर उनकी बुक्स का या पोएम्स के नाम पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चनकार है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। तो अकबर के पास आने से पहले तानसेन किसके पास थे, किसके पास संरक्षित रहा करते थे। तो इसका ए ऑप्शन है भाटा का राजा रामचंद्र सिंह, दूसरा ऑप्शन है मालवा का राज बहादुर, तीसरा ऑप्शन है मेवाड़ का उदय सिंह और डी है गुजरात का मुजफ्फर शाह। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो इसका देखिए ए ऑप्शन जो है वो सही है। अकबर के पास आने से पहले जो तानसेन थे वो भाटा का राजा रामचंद्र सिंह के पास थे। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मैंने आपको कहा 2019 का जो पेपर था वो यूपीएससी के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पे था, सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पे नहीं था यूपीएससी के। यूपीएससी ने जिस पार्ट से, मतलब कि जिस सब्जेक्ट से, जो से सोर्स से क्वेश्चन दे रखे थे, यूपी पीसीएस ने भी उसी चीज़ को फॉलो किया था। अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि तानसेन से रिलेटेड और अकबर से रिलेटेड यूपीएससी प्री 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया था और इसी चीज़ को यूपी पीसीएस ने भी फॉलो किया है। तो आप जो है यूपीएससी के भी जो पुरानी ईयर क्वेश्चंस है उनको देख सकते हैं, क्योंकि यूपी पीसीएस यूपीएससी के बाद होता है तो वो उससे क्वेश्चंस उठाता है सेम टू सेम। फिर थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे दोबारा मैच ऑफ द फॉलोइंग आपको दिए गए हैं। इसमें दो सूची आपको दी गई है, सूची 1 और सूची 2। तो इसमें आपको दोबारा मैच करना है, जिसमें सबसे पहली जो सूची है उसमें राजवंश के बारे में कहा गया है और फिर उससे उसकी राजधानी पूछी गई है। तो ए में पल्लव की राजधानी जो है वो वारंगल कही गई है, पांड्य की जो राजधानी है वो कांची कही गई है, यादव की जो राजधानी है वो मथुरा कही गई है और काकतीय की देवगिरी की गई है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी है। बी ऑप्शन में जो ए है, मतलब जो पल्लव है उनकी राजधानी जो थी वो कांची थी। जो बी ऑप्शन है पांड्य की जो राजधानी थी वो मथुरा थी। सी जो है यादव की थी देवगिरी और डी आ गया काकतीय की थी वारंगल। तो ये मैच ऑफ द फॉलोइंग आपका रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए इस मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। और दूसरा स्टेटमेंट इसमें दे रखा है, कथन दे रखा है मनसबदारी का पद पैतृक था। तो नीचे दिए हुए कुट में से सही उत्तर दीजिए, जिसमें आपके पास ऑप्शन ए है केवल 1, दूसरा ऑप्शन है केवल 2, सी ऑप्शन है आपके पास 1 एंड 2 दोनों और डी ऑप्शन है ना तो 1 ना ही 2। तो एक बार इसे वीडियो को पॉज कीजिए और अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कर लिया अटेम्प्ट। बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित नहीं थी, ना ही अकबर ने उनको शुरू किया था। जो मनसबदारी का पद था वो पैतृक हुआ करता था, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे तो 5वां क्वेश्चन जो है उसमें दोबारा सूची दी गई है कि सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 जो है उसमें संधि दे रखी है, कब कब कौन सी संधि हुई और कौन से साल में हुई। तो सूची 1 में ए ऑप्शन में है इलाहाबाद की संधि जो थी 1782 में हुई थी। फिर मंगलोर की संधि 1784 में, सालबाई की संधि जो थी 1769 में और मद्रास की संधि 1765 में हुई थी। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, डन। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो सही है। जो इलाहाबाद की संधि थी वो 1782 यानी 1765 के अंदर हुई थी। उसके बाद जो मंगलोर की संधि थी वो सही है, बिल्कुल 1784 में ही हुई थी। सालाबाई की संधि जो थी वो आपकी हुई तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इलाहाबाद की जो संधि थी, ये देखिए ये वाला ऑप्शन है आपका। तो इलाहाबाद की जो संधि थी ये हुई थी आपकी 1765 में। जो मंगलोर की संधि थी वो आपकी हुई थी 1784 में। जो आपकी सालाबाई की संधि थी वो 1759 में ही हुई थी, 69 में, सॉरी अगर मैंने गलत बोला हो तो। और जो डी मद्रास की संधि थी वो 1782 के अंदर हुई थी। तो आपका जो ए ऑप्शन है वो सही है। छठा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ पे निम्नलिखित को
कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए हुए कुटों में से सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो आपसे पूछा गया है पूना पैक्ट, दूसरा जो है गांधी इरविन समझौता, तीसरा क्रिप्स मिशन के बारे में कहा गया है और चौथा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आपको जो है इसको बताना है कि कौन सा टर्म है, मतलब कौन सी चीज़ पहले हुई थी और कौन सी बाद में हुई थी। तो इसे वीडियो को पॉज कीजिए और अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो सही है 4213, मतलब सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था, फिर पूना पैक्ट हुआ था और लास्ट में क्रिप्स मिशन हुआ था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पढ़ने, ये इस तरीके के क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे, जब आप हिस्ट्री को एक शुरू के चैप्टर से लेके एंड तक पढ़ेंगे और आपके दिमाग में ये चीज़ फिट होगी कि किसके बाद क्या चीज़ हुई थी। तो आपको अंदर नहीं जाना, एक सुपरफिशियल चीज़ भी याद रखनी है, वो यूपी पीसीएस। 7वां क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं और इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें कहा गया है कि लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, और जो दूसरा क्वेश्चन इसमें कथन दिया है वो ये है पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। तो इनमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। एक जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, इसमें वो है केवल एक, बी ऑप्शन जो है वो है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, और डी है ना तो 1 ना ही 2। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो देखिए सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। 1 और दोनों लॉर्ड कर्जन जो थे उन्होंने प्रांतीय सीमाओं का पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, सही स्टेटमेंट। और उसके बाद पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया था, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 8वां क्वेश्चन हम देखते हैं। तो मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था। तो ए ऑप्शन जो है इसमें जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है राजगोपालचारी, सी आपका है चित्तरंजन दास और डी है VP मेनन। तो इसे एक बार अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है राजगोपालचारी वो ठीक है, क्योंकि CR फॉर्मूला है, सी राजगोपालचारी उनका नाम था, तो ये राजगोपालचारी ने किया था। ये वाली चीज़ें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है। तो ए में एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, दूसरा जो ऑप्शन है इसमें ये है सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, तीसरा ऑप्शन आपके पास एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, और आखिरी ऑप्शन आपके पास कि मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। तो एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और अटेम्प्ट कीजिए। ये आपका 9वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही है, सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत होता था। इसमें से ये वाली चीज़ गलत है और ये सारी तीनों चीज़ें जो हैं वो सही हैं। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत नहीं हुआ करता था। 10वां क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। तो निम्नलिखित में से पुस्तक के लेखक कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे लेखक का नाम दिया गया और फिर उसकी पुस्तक का नाम दिया गया, तो आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। इसमें तबाक ए नासिरी जो है उस बुक को लिखा था मिनहाज उस सिराज जसजानी ने, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है तारीख फिरोज शाही, किसने लिखी थी, शम्स ए सिराज अफीफ ने, तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है कि तुगलकनामा जो था वो किसने लिखा था, इब्न बतूता ने, और आखिरी ऑप्शन आपके सामने है हुमायूं नामा जो किसने लिखी थी, गुलबदन बेगम ने लिखी। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो देखिए ये वाला ऑप्शन जो है ये गलत है, सी ऑप्शन मतलब सही है। यहाँ पे तुगलकनामा जो थी वो इब्न बतूता ने नहीं लिखी थी। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि तुगलकनामा किसने लिखी थी, अपनी नॉलेज को टेस्ट कीजिए। तबाके नासरी जो थी वो मिनहाज उस सरी जसजानी ने लिखी थी, बिल्कुल सही है। तारीख फिरोज शाही शम्से सिराज अफीफ ने लिखा थी, ये भी सही है। और हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी, ये भी सही है। और देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था, ये यूपी पीसीएस में पहले भी पूछा गया था, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को रिपीट भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपका 11वां क्वेश्चन है। तो भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 में आया था, दूसरा ऑप्शन आपके पास सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, द्वितीय गोलमेज अधिवेशन 1931 में हुआ था, और सांप्रदायिक निर्णय जो था वो 1933 में लिया गया था। तो एक बार इसको पोस्ट करके अटेम्प्ट कीजिए।
ओके डन। तो देखिए जो भारतीय जल सेना अधिनियम था वो 1927 में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। द्वितीय गोलमेज अधिवेशन 1931 में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। पर जो सांप्रदायिक निर्णय था 1933 के अंदर जो कहा गया है वो नहीं हुआ था, क्योंकि सांप्रदायिक निर्णय क्या था, पूना पैक्ट था, जो कि 1933 के अंदर नहीं हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम निम्नलिखित, ये आपका 12वां क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे गए दिए हुए कुटों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें से यह कहा गया है कि आपको टाइम वाइज ये बताना है कि कौन सी चीज़ पहले हुई थी और कौन सी बाद में हुई थी। तो सबसे पहले क्या आता है, साइमन आयोग की नियुक्ति, दूसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरा है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा और चौथा है फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। तो यहाँ पे इसको एक बार आप अटेम्प्ट कीजिए। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है 4213, दूसरा ऑप्शन है 1243, तीसरा है 2341 और आखिरी है 4321। तो इसे अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, कर लिया आपने। तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। सबसे पहले फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई थी, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, फिर साइमन आयोग जो है उसकी नियुक्ति हुई थी और फिर महात्मा गांधी की दांडी यात्रा हुई थी। तो ये चारों का करेक्ट सीक्वेंस है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये वाले जो क्वेश्चंस है ये मैं अभी आपको 2019 के ही क्वेश्चन बता रही हूँ। तो ये देख लीजिए कि 2019 में ही 2 सेम तरीके के क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से सीरीज याद करनी आपके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, कहाँ पर चलाया गया था। ए ऑप्शन है आपके पास लाल किला दिल्ली में, ये आपका 13वां क्वेश्चन हो गया। दूसरा जो है ग्वालियर फोर्ट के अंदर, तीसरा आमेर फोर्ट जयपुर में और चौथा आगरा फोर्ट के अंदर। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। तो डन। तो देखिए कि हमें पता है कि लाल किला जो दिल्ली में है वो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रहा है दिल्ली हमेशा। तो लाल किला दिल्ली के अंदर आईएनए के जो अधिकारी है उन पर मुकदमा चलाया गया था। तो सही ऑप्शन है ए। 14th क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। तो निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए हुए कुटों में से सही उत्तर कीजिए। तो यहाँ पे युद्ध दिए गए हैं आपको और आपको बताना है कि ये जो युद्ध है इनका सही सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है सरनाल का युद्ध, दूसरा गया है बिलग्राम का युद्ध, तीसरा है धर्मत का युद्ध और चौथा है जजाऊ का युद्ध। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। जो इसमें ए ऑप्शन है वो है 2134, दूसरा है 2341, तीसरा ऑप्शन है 3214 और चौथा है 3124। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो देखिए इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। सबसे पहले बिलग्राम का युद्ध हुआ था, उसके बाद सरनाल का युद्ध हुआ था, तीसरा हुआ था धर्मत का युद्ध और चौथा हुआ था जजायू का युद्ध। तो ये वाला सीक्वेंस आपका ए ऑप्शन सही है बिल्कुल। चलिए 15वें क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, मतलब कि कलिंग युद्ध हुआ था ये हमें कहाँ से पता चलता है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है 13वें शिलालेख द्वारा, दूसरा इस रुम्मीदेई स्तंभ लेख द्वारा, तीसरा हीन सांग के विवरण द्वारा और चौथा प्रथम लघु शिलालेख द्वारा। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, सही। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो 13वें शिलालेख द्वारा, मतलब जो इंस्क्रिप्शंस हुआ करती थी उसके थ्रू हमें पता चला है कि कलिंग युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16वां क्वेश्चन। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ पर निकले हैं ये। ए ऑप्शन में दिया गया है सराय नाहर राय से, दूसरा दमदमा से, तीसरा महदहा से और चौथा लंगनाथ से। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। तो इसका देखिए सही ऑप्शन जो है वो ए है, सराय नाहर राय से ये निकला है। और ये देखिए कहाँ पे प्रेजेंट है, यूपी के अंदर प्रेजेंट है। तो ये जो थी यूपी के अंदर एक मीजोलिथिक साइट थी यूपी की। तो यहाँ पे देखिए आप ये नहीं कह सकते कि यूपी करंट अफेयर्स या यूपी से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि यूपी के अंदर जो कोई घटना हुई थी तो वो आपसे उस तरीके से पूछी जाएगी, तो यूपी से भी वो रिलेटेड हो जाएगी और आपका जो है एक देखा जाए तो अगर जो मेन हिस्ट्री है वो पोर्शन भी कवर हो जाएगा। तो अगला 17वां क्वेश्चन करते हैं हम डिस्कस। तो यहाँ पे कहा गया है कि विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था। तो ए गोपाल, बी देवपाल, सी धर्मपाल और डी इज महिपाल। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो देखिए जो धर्मपाल थे, सी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। विक्रमशिला विहार के संस्थापक ये थे। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी। ए वारंगल, दूसरा नागलापुर, तीसरा था उदयगिरी और चौथा है चंद्रगिरी। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। तो देखिए ये जो है दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नागलापुर की कृष्णदेव राय ने स्थापना की थी और ये जो कृष्णदेव राय थे ये विजयनगर के राजा थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19वां क्वेश्चन, जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? ए चित्रकला, बी स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चौथी संगीत कला। तो देखिए एक चीज़ आपको मैंने बोली थी पहले कि 2019 में जो यूपीएससी के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए थे उसी वाले जो टॉपिक्स हैं उससे 2019 के यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए थे, और जहांगीर का ऐसा आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड क्वेश्चन जो था वो यूपीएससी 2019 में भी पूछा गया था। तो मेक श्योर कि आप ये वाले क्वेश्चंस जो हैं यूपीएससी के ये भी जरूर फॉलो करें। तो जहांगीर ने जो था बेसिकली किस कला को संरक्षण देता था? चित्रकला को देता था। तो ए ऑप्शन जो आपका सही है। जो शाहजहां था वो आर्किटेक्चर जो कि स्थापत्य कला होती है उसको दिया करता था, इंपॉर्टेंस ज़्यादा दिया करता था, जहांगीर चित्रकला को देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? तो पहला ऑप्शन यहाँ पे है मोहम्मद गोरी को, दूसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक को, तीसरा है बलबन को और चौथा है इल्तुतमिश को। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए, ये आपका 20वां क्वेश्चन है। डन। तो देखिए इल्तुतमिश जो है उसको गुलाम का गुलाम कहा गया था, ये आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि क्या हुआ था कि जो इल्तुतमिश था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का बाद में आगे जाके रूलर बना था, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो खुद नौकर था, मतलब स्लेव था मोहम्मद गोरी का, इस वजह से इसको गुलाम का गुलाम कहा गया था। 21वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? ए हुमायूं, बी जहांगीर, तीसरा अकबर, चौथा शाहजहां। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो देखिए यहाँ पे जो है ए ऑप्शन हुमायूं जो थे उन्होंने जो है लाला कलावंत से, नहीं सॉरी हुमायूं नहीं होंगे यहाँ पे, अकबर होंगे। तो यहाँ पे अकबर जो है उन्होंने ली थी यहाँ पे बेसिकली लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी, क्योंकि अकबर जो थे आपको पता है कि सभी धर्मों की इज्जत किया करते, तो इस वजह से वो हिंदू साहित्य हिंदू संगीत को भी जानना चाहते थे, तो उन्होंने लाला कलावंत से जाके अपनी शिक्षा ली थी। 22वां क्वेश्चन देखते हैं कि मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी वह था लखनऊ में, दूसरा दिल्ली में, तीसरा सियालकोट में और चौथा हैदराबाद में। तो इसे एक बार अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो देखिए ये जो मदरसा था ये दिल्ली के अंदर था, जिसमें कि मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई से विशिष्टता हासिल की जाती थी। 23वां क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? एक 1527 में, दूसरा 1526 में, तीसरा 1525 में और चौथा 1524 के अंदर। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो देखिए 1526 के अंदर जो है बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24वां क्वेश्चन, सर थॉमस मुनरो किस वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे? पहला ऑप्शन आपके पास 1820 से 1827 तक, दूसरा ऑप्शन है 1819 से 1826 तक, तीसरा ऑप्शन है 1822 से 1829 तक और आखिरी ऑप्शन आपके पास 1818 से 1825 तक। एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो देखिए ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, 1820 से लेकर 1827 तक सर थॉमस मुनरो जो थे वो रहे थे, और 1827 में भी वो गवर्नर की पोस्ट से तब रिटायर हुए थे जब उनकी मौत हो गई थी। 25वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तो पश्चिम भारत के डी के कार्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? मतलब कि डी के जो कार्वे थे उन्होंने क्या चीज़ ऐसी करी थी जिससे कि उनको याद किया जाता है? एक जो है सती प्रथा, दूसरा बाल हत्या, तीसरा स्त्री शिक्षा और चौथा है दहेज प्रथा। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो देखिए यहाँ पे स्त्री शिक्षा जो है उससे रिलेटेड इन्होंने काम किया था डी के कार्वे ने, तो इस वजह से इनको याद किया जाता है, और अगर हम देखें तो इनको महर्षि कार्वे के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने वीमेन एजुकेशन में बहुत अच्छा काम किया था। 26वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तो भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए शिवाजी के लिए, दूसरा पृथ्वीराज के लिए, तीसरा राणा प्रताप के लिए और चौथा हेमू के लिए। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो देखिए पृथ्वीराज जो है उनको कहा गया था कि ये भारतीय गौरव के अंतिम सूर्य है, क्योंकि उसके बाद हमने देखा ये कि जो मुगल्स थे, मुस्लिम एक जो राज था वो शुरू हो गया था, तो ये लास्ट में ऐसे राजपूत थे जिन्होंने अपनी जो फ्रीडम के लिए अच्छी तरीके से लड़ाई की थी, तो पृथ्वीराज को यहाँ पे कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27वां क्वेश्चन। तो यहाँ पे कहा गया है कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन से थे? एक थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, तीसरा है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और रफ़ी अहमद किदवाई और चौथा है रफ़ी अहमद किदवाई और शौकत अली। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए।
ओके डन। तो देखिए यहाँ पे जो मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली थे वो खिलाफत इशू में मेनली थे, जो कि फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ मिलके गांधी जी ने आगे लॉन्च किया था। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन देखते हैं। तो देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? पहला 1990 में, दूसरा 1888 में, तीसरा 1885 में और चौथा 1866 में। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो 1900 ईस्वी में देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29वां क्वेश्चन। तो यहाँ पे दोबारा दो सूची दी गई है आपको और आपको उसे अटेम्प्ट करना है, बताना है कि क्या सही है क्या नहीं है यहाँ पे। तो देखिए इस वीडियो में हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे यूपी पीसीएस के, जो प्रीवियसली हिस्ट्री में पूछे जा चुके हैं, उनको डिस्कस कर लिया है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आएगी, आपके जैसे कमेंट्स होंगे, उस बेसिस पे हम इसका पार्ट 2 भी लाएंगे और सभी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका इसके लिए क्या रिव्यू है। थैंक यू सो मच। तो देखिए इस वीडियो में हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे यूपी पीसीएस के, जो प्रीवियसली हिस्ट्री में पूछे जा चुके हैं, उनको डिस्कस कर लिया है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आएगी, आपके जैसे कमेंट्स होंगे, उस बेसिस पे हम इसका पार्ट 2 भी लाएंगे और सभी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका इसके लिए क्या रिव्यू है। थैंक यू सो मच।